आप सभी जानते हैं देश में समान नागरिक संहिता पर आजकल जोर शोर से चर्चा चल रही है। इस पर लगभग 20 लाख लोगों ने अपने सुझाव संसदीय समिति को भेज दिए हैं। इसे देश हित में जरूरी बताते हुए अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में कहा कि एक परिवार यानी भारत में 2 कानून कैसे चलेंगे, जिसके बाद इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क जारी है। हालांकि ये कोई नई चर्चा नहीं है, बल्कि संविधान बनने के बाद से इस पर लगातार चर्चा जारी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये यूसीसी है क्या। आसान भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाला एक ऐसा कानून जो कई तरह के पर्सनल लॉज का संग्रह है। पर्सनल लॉज वो कानून होते हैं जो शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्तियों से जुड़े सिविल मामलों पर लागू होते हैं। दरअसल अभी हमारे देश में इस तरह के सभी मुद्दों से जुड़े हर धर्म के अलग अलग कानून हैं, लेकिन अगर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आती है तो फिर सभी धर्मों और जातियों के लिए इन मामलों से जुड़ा सिर्फ एक कानून हो जाएगा। अब अगर इसके फायदे की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से अलग अलग इशू से जुड़े कई सारे कानूनों का जाल खत्म हो जाएगा और सारे देश में एक ही कोड लागू हो जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया में सरलता आएगी। इतना ही नहीं, यूसीसी बनने से कोई भी समुदाय पर्सनल लॉ के नाम पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगा, जिसके चलते महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत कमजोर समुदायों की रक्षा की जा सकेगी। दरअसल इसको संविधान निर्माताओं का अधूरा सपना भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के जरिए इस पर विधान बनाने का काम सरकार और नागरिक पर छोड़ दिया था। इसके बाद कई प्रसिद्ध मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लागू करने के पक्ष में तर्क दिए। अभी इससे जुड़ा एक नया प्रश्न जो लोगों के सामने आ रहा है वो ये कि क्या इस बार भी सही मायनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म हो पाएगा या नहीं, या फिर यूसीसी के दायरे से आदिवासियों यानी एसटीज को बाहर रखा जाएगा। एक्चुअली संसदीय कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया है कि यूसीसी से आदिवासी समाज पर असर न पड़े, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसकी वजह से ये प्रश्न उठना लाजमी है कि अगर एसटी समुदाय को बाहर ही रखना है तो ये फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म कहाँ रह जाएगा। ज्यादातर जनजातियां यानी एसटी जंगलों में रहती हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब हो चुकी है। अब तो ये और भी बढ़ चुकी होगी, यानी ये हमारे देश की कुल आबादी के 8% से ज्यादा हैं। ये असल में न केवल भौगोलिक अलगाव बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को भी झेलते हैं और देश की मुख्य धारा से कटकर रह जाते हैं, जिसका प्रभाव यह है कि इनका अपना अपना एक अलग कायदा कानून होता है। परंपरागत रूप से ये इसी का पालन करते हैं। अब मसला यह है कि अगर यूसीसी आता है तो आदिवासी समाज की कई प्रथाएं जैसे बहुविवाह, उत्तराधिकार के नियम और शादी से जुड़े कानून आदि खत्म हो जाएंगे। अगर कुछ विशेष राज्यों की बात करें तो असम की खासिया और जैंतिया हिल्स के कुर्गिसाई, खासिया और जैंतेंग, बिहार और ओडिशा की मुंडा और ओरांव जनजातियां कई परंपरागत कानूनों का पालन करती हैं। मेघालय में कुछ जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज के चलते प्रॉपर्टी सबसे छोटी बेटी को ही विरासत में मिलती है। गारो जनजाति का अगर कोई मेल खासी कम्युनिटी की लड़की से शादी करे तो उसे जमाई बनकर रहना पड़ता है, जबकि नगा जनजातियों में महिलाओं को संपत्ति देने या जाति से बाहर शादी करने की सख्त मनाही है। अब चूंकि देश में लगभग 705 लिस्टेड आदिवासी समुदाय हैं, तो ये संभावना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते वक्त इतनी विविधताओं को ध्यान में न रखा जा सके, और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जैसे कई ऐसे संगठन हैं जो लोग कोर्ट में चले जाएंगे इस कोड के आने के बाद, क्योंकि साल 2016 में ही ये परिषद अपनी रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था। हाँ, बात इस तरह से जरूर बन सकती है कि यूसीसी के प्रावधान इतने बैलेंस्ड हों कि इससे सभी समुदाय के हित की सुरक्षा बनी रहे। खैर, ये तो अधिनियम के कंटेंट के खुलासे पर ही पता चल पाएगा कि किस तरह से भारतीय विविधता को संरक्षित करते हुए समानता यानी यूनिफॉर्मिटी कोड के जरिए स्थापित की जा सकेगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।